हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में पढ़ रहे हैं चौहान वंश, जो एक बहुत ही बड़ा राजवंश था राजस्थान के इतिहास में। हमने इससे पहले पढ़ा था कि चौहान जो थे कौन थे, चौहान एक्चुअली में कहाँ से आए राजस्थान में, भारत में भी इवन, और इनकी उत्पत्ति क्या रही है। तो हमने इसकी उत्पत्ति के स्रोतों के बारे में एक एक करके देखा था। और इनके स्रोत में हमने देखा था कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। जैसे इसके सिद्धांत थे, अग्निकुंड का सिद्धांत, पहला सिद्धांत अग्निकुंड का था। अग्निकुंड, छह सिद्धांत दिए गए थे दोस्तों। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था, सूर्यवंशी सिद्धांत दिया गया था, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था, ब्राह्मण वंशी होने का सिद्धांत था, और चंद्रवंशी होने का सिद्धांत था। और इसके बाद था कि ये जो है इंद्र के वंशज भी है। इस तरीके से छह सिद्धांत दे दिए गए थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अग्निकुंड का सिद्धांत जो था, अग्निकुंड के बारे में चंद्रप्रदाय जी जो थे, चंद्रप्रदाय, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज दरबारी थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, ये किसके आधार पर दिया था? चंद्रप्रदाय ने। इनकी किताब थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कहा था कि भारत में ऐसा कोई वंशज, जब राजा या फिर संत महात्मा जब अपना यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें क्या करते थे, बाहरी जो विदेशी होते थे, या कह सकते हैं बाहरी शक्तियां जो थी, उनको क्या करती थी, इनको मतलब अशुद्ध कर देती थी। तो इसकी रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, गुरु वशिष्ठ ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में चार शक्तियों को उत्पन्न किया, और जिनमें से चारों में उनका क्रम दोस्तों बहुत जरूरी था। मैंने आपको क्रम बताया था उसका, पप्पा और चच्चा करके, पप्पा और चच्चा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसमें सबसे पहले क्या था, प्रतिहार, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य और चौहान। ये वंश थे। किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब इसमें दोस्तों, क्योंकि जो प्रथम तीन थे ना, ये तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सके थे। ऐसा कहा जाता है कि जो बाहरी शक्तियाँ थी उनको इतना विरोध नहीं कर सके, उनका इतना मतलब दूर नहीं कर सके। तो फिर इन्होंने क्या किया, चौहानों का उत्पन्न किया, जिनको चहामान भी कहा जाता है। और इन्होंने फिर विदेशी शक्तियों से साधु संत जो थे, महात्मा गुरु वशिष्ठ, इनके यज्ञ को संपन्न करवाए। तो ये एक सिद्धांत था दोस्तों, अग्निकुंड का सिद्धांत। इस तरह से अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। इन्होंने मुणहोत नैन्सी जो थे, इन्होंने इनका समर्थन किया था। दूसरा जो सिद्धांत आया था, सूर्यवंशी सिद्धांत, गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। वो कहते हैं कि जो है आप मतलब ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि पहले विदेशियों में विदेशी मत आया था एक, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक, अब वी एस स्मिथ ने कहा था कि ये विदेशी है, अर्थात बाहर से आए हुए हैं, और बाहर के वजह से इन भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, तो फिर ये भारतीय हो गए हैं। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि नहीं, ये सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी थे इसीलिए इंडियन भी थे, यहीं के निवासी है ये। फिर वो इस बारे में अपना तर्क देते हैं, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और हमीरदेव, अमीरराज रासो, इस तरह की जो कृतियाँ थी उनके बारे में बताते हैं। सुरजन चरित्र के बारे में बताते हैं कि ये इन सभी में वर्णन है कि ये क्या है, सूर्यवंशीय थे। लेकिन इसके बाद में फिर डिबेट चलती है, और आता है एक अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजोलिया शिलालेख में जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, वो इन्हें क्या बताते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत, एक ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत आया था इनका। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी जो बुक थी अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसमें बताया था कि ये जो हो चौहान है ना, ये ब्राह्मण वंशीय है। और ब्राह्मण में भी कौन से वंश के हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ये बिजोलिया शिलालेख 973 ईस्वी का जो है, उसमें ऐसा उत्कीर्ण है। और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी बुक जो थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो थे, इन्होंने अपनी बुक
अर्ली चौहान डायनेस्टी में डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कौन सी बुक में, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये बुक थी और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में इससे पहले भी आई है। तो इसमें कहा था कि जो ब्राह्मण है ये कौन है, ये जो चौहान है ये कौन है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है और इनका जो गोत्र था वत्स था। लेकिन यहीं पे अभी तक रुकते नहीं है और आगे फिर से जो इनका समर्थन कौन करते हैं, एक तो सबसे पहली बात थी कि इनका समर्थन करने वाले हैं गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो, ये लोग जो थे कायम खां रासो और गोपीनाथ शर्मा जी जो है इनके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर आता है कि ये क्या थे, चंद्रवंशीय थे और चंद्रवंशीय के बारे में जो जानकारी का स्रोत था हमने देखा था कि इनकी चंद्रवंशीय भी थे और चंद्रवंशीय के बारे में इनकी जानकारी का जो स्रोत था वो था हाँसी का शिलालेख। हाँसी कहां पर है, हरियाणा में, हाँसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर भी कह सकते हैं, एक शिवालिक अभिलेख है, शिवालिक, शिवालिक लिखेंगे अपन, शिवालिक। ये दोनों अभिलेखों के आधार पर चंद्रवंशीय बताया गया है। फिर इसके बाद में जो है रायपाल करके एक थे, उनका था सेवाड़ी अभिलेख और सेवाड़ी जो अभिलेख है ये भी हरियाणा के आसपास का एरिया में से ही मिलता है। तो उस सेवाड़ी के आधार पर इनको इंद्रवंशीय भी बताया गया है। तो इनको क्या बताया था, इंद्र वंशीय। इंद्रवंशीय किसने बताया था, रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख के सेवाड़ी अभिलेख। तो रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार क्या थे, इंद्रवंशीय थे। तो चौहानों की उत्पत्ति के बाद में हमने सबसे पहला जो शासक देखा था चौहानों में वो था वासुदेव, जिनको इनका आदि पुरुष भी कहा जाता है, मूल पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था पीने की पानी की व्यवस्था के लिए। फिर हमने पढ़ा था इसमें दुर्लभ राज, फिर पृथ्वीराज प्रथम को पढ़ा हमने। और ऐसे करके फिर आते हैं अजय राज को चौहानों के निर्माण काल कहा गया था और उसके निर्माण काल को कहने के पीछे हमने भी तर्क दिया था और वास्तव में सॉलिड तर्क ये था कि उसने क्या किया था, एक तो सबसे पहले तो अजमेर की जो अजय मेरू की स्थापना की थी, जो आजकल अजमेर के नाम से जाना जाता है भारत राजस्थान में, तो उसकी स्थापना की थी अजय मेरू की। और वहाँ पर अजमेर दुर्ग जो था आज जिसको तारागढ़ दुर्ग, गढ़बिटली दुर्ग है गढ़बिटली पहाड़ी पर, उसको भी बनाया, उसकी स्थापना की, वो बनवाया, मतलब निर्माण करवाया उसका। और इसके बाद में क्या था, जो ये बिशप हेबर थे उन्होंने भी, और इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है निर्माण काल को भी, और जो तारागढ़ दुर्ग था इसको भी कहा था। तो इस प्रकार से अजयराज चौहान को चौहानों का निर्माण काल कहा गया है। इसके बाद में आते हैं विग्रहराज सेकंड, और विग्रहराज सेकंड के जो सामंत थे हट्टड़, मोहिल के सामंत हट्टड़ थे, उन्होंने क्या करवाया था, जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और जीण माता के मंदिर जो थे उसके आधार पर जो है इसमें बताया गया था, जीण माता के मंदिर का जो आजकल हम देखते हैं वो चौहानों की देवी है, शाकंभरी देवी, हालांकि चौहानों की कुल देवी तो, लेकिन जीण माता भी से भी कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन रहता है सिक्कर के रेवाशा में। तो ये यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद में हम देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ भी आते हैं, और इससे पहले अर्णोराज के बारे में थोड़ा देखते हैं। अर्णोराज जो आते हैं और उनको आनाजी कहते हैं, और आनाजी उन्होंने क्या किया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और आना सागर झील के किनारे ही जो जहांगीर थे ना, उनकी पत्नी थी नूरजहां, उसकी माता थी अस्मत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र बनाने की कला का इजाद किया था। कहाँ पर किया था, यहाँ पर आना सागर झील के किनारे पर ही। और यहीं पर बारादरी भी है, दौलत खान बाग भी है, इनका निर्माण एक जहांगीर ने और शाहजहां दोनों ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट था अर्णोराज के बारे में। फिर हमने जाना था, अब जो आज का नया टॉपिक अपना शुरू होगा उसमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विग्रहराज चतुर्थ,
चौहान वंश। चौहान वंश में आज देखेंगे हम विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इनका शासन तो अल्पकाल ही रहा एक तरीके से, लेकिन इन्होंने जो काम किया था ना, वो कहीं जो 20 साल तक शासन करने वाले शासक थे उनसे भी कहीं बेहतर काम किया था। और इनका निर्माण काल जो चौहानों का जो था स्वर्ण काल कहा जाता है इनका काल, इसीलिए इनका चौहानों का जो काल है इनका स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो काल था 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनका शासनकाल जो था 1158 से 1163 ईस्वी था। और इन्होंने जो शासन स्थापित किया था वो जगदेव करके एक राजा थे, जगदेव को पराजित करके, जो जगदेव थे उसको पराजित करके इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, राजा बने थे। इनकी एक उपाधि थी बिसलदेव। विग्रहराज को क्या कहा जाता था? उपाधि इनकी जो थी वो थी बिसलदेव, बिसलदेव और कवि बांधव, कवि बांधव। कवि बांधव और कहीं कहीं कभी कभी क्या आ जाता है, कटी बांधव भी आता है, तो कटी बांधव भी हम लिखते हैं, कटी बांधव। कवि बांधव का मतलब होता है दोस्तों विद्वानों का आश्रयदाता। जो कवि बांधव है ना, इसका मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। तो विद्वानों का आश्रयदाता कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। और इनकी जो उपाधि थी वो बिसलदेव, बिसलदेव भी कहा जाता है, कटी बांधव या कवि बांधव भी इनको कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ है इनका साहित्य स्थापत्य कला में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चौहानों का स्वर्ण युग होता है इसका शासनकाल। इसीलिए चौहानों का स्वर्ण युग होता है इनका शासनकाल। और इनके जो बारे में जानकारी का स्रोत था वो और भी बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन इन्होंने इससे पहले क्या लिखा था, हरिकेली नाटक लिखा था। सोमदेव की ललित विग्रहराज करके किताब आई थी, वो भी इनके बारे में जानकारी का स्रोत है। अन्य और भी स्रोतों में देखा जाए तो जैसे जयानक का पृथ्वीराज विजय जो थी उसमें भी इनका कहीं ना कहीं जिक्र होता है। साहित्यिक जानकारी, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लिखा था, एक हरिकेली नाटक लिखी थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके शासनकाल में हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक लिखा था ये। और ये हरिकेली नाटक जो है किसमें है, ये संस्कृत में है, संस्कृत में लिखा था इन्होंने हरिकेली को। और जब संस्कृत में इन्होंने इसको लिखा था तो जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, आजकल जो अजमेर जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, उसमें वो संस्कृत पाठशाला का, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाए थे ना इन्होंने, जिसको कहा जाता था सरस्वती खंडाभरण। सरस्वती खंडाभरण उसको उस टाइम पे कहा जाता था। तो इन्होंने हरिकेली नाटक की पंक्तियां जो है ना उसी में लिख दे, जब हम स्थापत्य देखेंगे तो वहाँ पे उसको बता देंगे। अभी इन ग्रंथों का नाम लिखते हैं। सोमदेव ने, इसके जो आश्रय विद्वान थे उन्होंने, सोमदेव ने ललित विग्रहराज, विग्रहराज
किताब लिखी। तो स्वयं ये भी विद्वान था जो है विग्रहराज चतुर्थ, और इन्होंने क्या लिखा, ललित विग्रहराज करके सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी इनके ही शासनकाल में। और भी जैसे विद्वान थे नरपति नाहल, नरपति नाहल रासो, बिसल देव रासो इसने लिखा था। इसने लिखा बिसल देव रासो। तो ये इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये एग्जामों में पूछ भी जाती है, तो आप इनको एक एक करके नोट करिए। साहित्यिक जानकारी के जो स्रोत है इनसे भी इनके बारे में जानकारी भी मिलती है, और इनके शासनकाल में लिखी भी गई थी। तो पहली जो लिखी गई थी वो तो हरिकेली नाटक जो संस्कृत में लिखा गया था। फिर जो लिखी गई थी वो था ललित विग्रहराज, और दूसरी थी नरपति नाहल। और नरपति नाहल के द्वारा बिसल देव रासो जो लिखा गया था, ये जो था गोड़वाड़ी में लिखा गया था। गोड़वाड़ी एक भाषा है, इसमें ये लिखा गया था। तो ये साहित्यिक जानकारी के मुख्य मुख्य स्रोत हो जाते हैं। अब इनके बाद में देखें स्थापत्य। की जानकारी। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो आजकल आप बिसलपुर डैम, जिससे जयपुर अजमेर की पानी की सप्लाई भी होती है, और टोंक जिले को और पानी का क्या सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी उपलब्ध करवाता है। बहुत से जिलों की जीवन रेखा है जो बिसलपुर बांध है आजकल। इसकी जगह इन्होंने एक काम किया था, बिसलपुर कस्बा बसाया था एक। तो इन्होंने क्या बसाया था, एक तो इन्होंने बिसलपुर कस्बा बसाया। कहां पर बसाया था, टोंक में। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, बिसलपुर बांध जो था ना आजकल हम सुनते हैं, ये बिसलपुर बांध नहीं बनाया था, इनकी जगह एक था बिसल सागर, वो बनाया था दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होएगा। अब जो है बिसलपुर कस्बा कहां पर, किसने बसाया था, इन्होंने। और बिसल सागर बांध का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। टोंक में ही है दोस्तों, ये भी टोंक में ही है। और जो आजकल बिसलपुर बांध, ये बिसल सागर है दोस्तों। ये क्या है, बिसल सागर। आजकल जो है बिसलपुर जो बांध नाम से जाना जाता है, इसकी जगह पर पहले बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया था। एक और था यहाँ पे, एक शिवाजी का जो मंदिर था, शिव जी का मंदिर, वो भी इन्होंने यहाँ पर बनवाया था। तो उसको भी नोट कर ही सकते हैं। एक शिवाजी का, शिव जी महादेव मंदिर का निर्माण, ये किनके द्वारा करवाया गया था, बिसल देव के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो ये स्थापत्य का जो काम इन्होंने किया था, ये किया था इसमें। और जो बिसल सागर बांध था, इसका निर्माण करवाया था टोंक में, बिसलपुर कस्बा इसने बसाया था। विग्रहराज चतुर का जो है, चौहानों का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर का जो काल था ना, इसको चौहानों का स्वर्णकाल।
विग्रह राज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णकाल तो चौहानों का स्वर्णकाल किनके समय था? विग्रहराज चतुर्थ के समय था। कहा जाता है स्वर्णकाल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत विजय प्राप्त की थी और अपनी विजय के माध्यम से इसने अलग अलग जो है चौहान वंश को स्थापित किया था अच्छे से। इसके बाद में जैसे पृथ्वीराज चौहान भी आते हैं और भी शासक आते हैं, तो ये अच्छे से अगर शासन कर पाते हैं तो इसी की वजह से कर पाते हैं। ये एक और चीज़ जो है इनके समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इन्होंने जो काम किया था, विग्रहराज चतुर्थ ने एक मैंने किताब बताई थी ललित विग्रहराज, और वो ललित विग्रहराज किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। तो उसी के आधार पर तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को हम स्वर्ण काल पढ़ रहे थे और इनके समय एक किताब लिखी गई थी ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा। वो महत्वपूर्ण किताब थी और उससे क्या था कि वो इसके बारे में लगभग इनके जो आश्रयदाता जो थे, आश्रय विद्वान थे, वो जानकारी के स्रोत देते हैं, विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत देते हैं। और इनके द्वारा एक चीज़ जो स्थापित की गई थी स्थापत्य में, अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी जो मैंने पहले बताई थी आपको। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण, और इसको क्या कहा जाता था? इस पाठशाला को क्या कहा जाता था? इस पाठशाला का निर्माण जो नाम था सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। तो दोस्तों इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, स्थापत्य के क्षेत्र में भी काम किया था। अजमेर में है दोस्तों, और इसकी जगह पर क्या काम हुआ? इसकी जगह पर मोहम्मद गौरी जो था ना, मोहम्मद गौरी के आदेश पर यह जो संस्कृत पाठशाला थी इसको तुड़वाकर इसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी। किसने बनवा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1194 से 1199 के बीच में बनवा दी थी। और वहाँ पे जब वो मस्जिद बनाई थी तो उसको आज क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कह जाने के पीछे एक तर्क देते हैं पर्सी ब्राउन, ये वो तर्क देते हैं कि यहाँ पे एक पंजाब शाह का उर्स लगता है, वो 2.5 दिन चलता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और भी विद्वान अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सॉलिड जो तर्क है यही दिखता है। तो अभी हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो इनका अधीनस्थ एक तरीके से सेनानायकी था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उस वक्त, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कब से कब के बीच में? 1194 ईस्वी से 1199 ईस्वी के बीच जो संस्कृत पाठशाला के स्थान पर संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था दोस्तों? मैंने बताया था अभी, संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त करके, यानी कि इसका ध्वस्त का मतलब था इसको हटा दिया था और इसकी जगह पर इसको गिरा दिया था, और इसकी जगह पे जो उसी का पत्थर मलबा जो भी था उसी से क्या करवा दिया? ध्वस्त करके
अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अढ़ाई दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो सरस्वती कंठाभरण जो था ना, वो संस्कृत पाठशाला ये जो थी, इससे पहले हमने देखी थी पिछले वाले उसमें स्लाइड में, अजमेर में संस्कृत पाठशाला। ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इस पर हरिकेली नाटक था ना, इनके द्वारा जो लिखा गया था हरिकेली नाटक। इस संस्कृत पाठशाला जो थी सरस्वती कंठाभरण, इस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण थी। हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्णित किस पर की गई थी? इस पर की गई थी संस्कृत पाठशाला पर। हरिकेली जो नाटक था इनके द्वारा लिखे गया था विग्रहराज चतुर्थ के, तो उसकी पंक्तियां इस पर लिखी हुई थी। तो जैसे इसको दहाया गया था, इसके जगह ढाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आज भी वहां पर जो हरिकेली नाटक जो था संस्कृत में जो लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियां उन पर मस्जिद पर भी आज भी उत्कीर्ण है। और दूसरी दोस्तों, हमने जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और धार्मिक सुधार आंदोलन में जब हमने देखा था, तो उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था कि हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां थी, जो राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया था, उनका निधन हो गया था, तो उनकी समाधि पर भी हरिकेली जो नाटक था उसकी पंक्तियां उत्कीर्ण की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ही। तो हरिकेली नाटक की एक पंक्ति जो उत्कीर्ण की गई है वो तो सरस्वती कंठाभरण जो है संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में बनाई गई थी, इस पर है। दूसरी जो है वो राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्णित है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमने मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसको ढा दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। और इस टाइम पे इसका नाम जो है संस्कृत पाठशाला को गिरा कर कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसका जो निर्माण करने वाला था ना दोस्तों, वो था अबू बकर, स्थापत्यकार जो था, इसका जो स्थापत्यकार था ना, वो था अबू बकर। तो संस्कृत पाठशाला का जो स्थापत्यकार था अबू बकर था। तो इसके अगर नेक्स्ट में देखें तो हमने इसके जो काम किए थे बिसलदेव ने, मतलब विग्रहराज चतुर्थ ने, उनकी हमने डिटेल को देखा। इसके बाद जो आता है, इन्होंने एक और काम किया था दोस्तों, और वो था जो बिसलदेव बिजोलिया शिलालेख था ना, जो बिजोलिया शिलालेख जो था उसके आधार पर, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर भी इसमें इनकी जानकारी मिलती है। और अभी सरस्वती कंठाभरण में एक और चीज हम देख लें तो इसमें क्या है, 16 खंभों का महल कहा जाता है इसको, 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। इसी को अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में हम अभी देख रहे हैं, बिजोलिया शिलालेख से भी जानकारी मिलती है, तो वो थोड़ा बीच में लाया था मैं, 16 खंभों का महल। इसके बाद में जो 16 खंभों का महल है ना, इसी को ये जो बिशप हेबर थे, या पर्सी ब्राउन कह सकते हैं, फिर बिशप हेबर अलग है, पर्सी ब्राउन अलग है। तो पर्सी ब्राउन जो थे, पर्सी ब्राउन ने इसको कहा है कि ये यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स। दोस्तों ये अभी जो वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है, कहाँ पर इनका पंजाब शाह का मेला भरता है, तो वो है अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर है? अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो पंजाब शाह का उर्स अढ़ाई दिन लगता है, अढ़ाई दिन लगता है
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये कहा गया है, किसने कहा था, ये कहा था पर्सी ब्राउन ने। पर्सी ब्राउन जो थे उन्होंने कहा था कि जो यहाँ है पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन लगता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, जो है पर्सी ब्राउन ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहा है। तो ये भी फैक्ट इसके बारे में था। और कर्नल जेम्स टॉड जो थे ये भी इनके बारे में बोलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड वो बताते हैं कि हिंदू वास्तुकला का प्रथम हिंदू वास्तुकला जो है उसका सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रथम सर्वश्रेष्ठ नमूना है। हिंदू वास्तुकला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसकी जगह पर क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी, और संस्कृत पाठशाला का निर्माण जो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था, उसका नाम सरस्वती कंठाभरण था। तो ये इसलिए कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड कि ये है जो प्रथम हिंदू वास्तुकला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसा, कर्नल जेम्स टॉड। तो कभी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है राजस्थान में, तो यह है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ संस्कृत पाठशाला जो है इसमें आंसर में आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये थी कि जो हम इसके पंजाब शाह का उर्स की बात करते हैं, वो पंजाब शाह का उर्स की भी बात होती है यहाँ पे 2.5 दिन चलने से पहले कि 2.5 दिन लगता है। इसके बाद में एक बिजोलिया शिलालेख आता है, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ जो था ना, इसने तोमरों को, दिल्ली के तोमरों को पराजित कर दिया। अनंगपाल को, दिल्ली का तोमर कौन था, अलंगपाल को पराजित कर दिया था, दिल्ली पर अधिकार कर दिया था। और दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक थे ये, है ना, पृथ्वीराज तृतीय से भी पहले। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है ये जानकारी। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार है इन्होंने, विग्रहराज ने चतुर्थ ने, है ना, चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक, दिल्ली के जो तोमर शासक था अनंगपाल को पराजित किया था। पाल, अनंगपाल जो है को पराजित किया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, बिजोलिया का जो शिलालेख क्या कहता है कि इसने दिल्ली के शासक अनंगपाल जो था तोमर वंशी शासक, उसको पराजित कर दिया। अब इसमें और क्या था कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, दिल्ली के तोमर वंशी जो शासक था अनंगपाल को पराजित कर देते हैं। और एक ये था इसके बारे में कि इसने, मतलब ये जो दिल्ली पर शासन करने वाले पहले चौहान शासक थे, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले, जो दिल्ली पर अधिकार किया था वो अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक थे। और कौन थे वो पहले चौहान शासक, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। तो ये दोस्तों हमने विग्रहराज चतुर्थ और इससे पहले के जो शासक थे उनके बारे में अच्छे से जाना। और इसके लिए आगे से की क्लास के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।